सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम लोग न्यूरोलॉजी को पढ़ रहे हैं NHEH BSc कोर्स के 3rd बैच में। हालांकि मैंने बहुत प्रयास करके दोनों चैनल्स को फ्री किया है, दोनों चैनल्स को खोला है और आज से जो क्लासेस मिलेगी ये दोनों चैनल्स के माध्यम से आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। अगर आप चिकित्सक गण इसको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री का ज्ञान भी अगर मिले या धन से ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। ये तो फ्री में मिल रही है। तो आज हम लोग पढ़े हेडेक को कि हेडेक किन कारणों से होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसमें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, और अगर हमारे पास D3 की किट भी ना हो तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हेडेक न्यूट्रलाइज हो सके। तो आज उसी कड़ी को लेकर के हम लोग न्यूरोलॉजी जो सेक्शन है तंत्रिका तंत्र का, उसको हम लोग आज फिर नेक्स्ट जो क्लास है उसके माध्यम से हम लोग आज हेमिकार्निया या जिसको हम लोग माइग्रेन कहते हैं, जिसको अर्धोभेदक या आधे शीशे का दर्द या माइग्रेन नाम से जानते हैं। इसका नाम जो है मैं हिंदी नाम भी बताऊंगा और इसके अलग अलग कुछ और भी नाम बताऊंगा। जैसे इसको माइग्रेन कहते हैं, सूर्यवर्त कहते हैं, आधा शीशी का दर्द कहते हैं सामान्य बोलचाल में। इसका परिचय अगर हम लोग बात करें तो बहुधा मितली, वमन और दृष्टि में गड़बड़ी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर से होने वाला सर दर्द को हम लोग जो दौरा देखते हैं उसको हम लोग माइग्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। सिर के आधे भाग में होने वाला दर्द जो सुबह सोकर उठने पर अर्थात सूर्य के निकलने पर शुरू होता है और दोपहर तक लगातार थोड़े थोड़े देर पे होते रहता है। कभी कभी ये तेज भी हो जाता है और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है और शाम को सूरज छिपने के बाद ये पूर्णतः समाप्त तक हो जाता है। रोग के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं? रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक देखने को मिलता है। स्त्रियों में इसका संबंध मासिक धर्म, गर्भावस्था और प्रसव के जो कुछ महीने होते हैं उसमें विशेष रूप से देखने को मिलता है। ये रोग जो है ये एक पैतृक रोग होता है माइग्रेन, ऐसा पुराने लोगों का कहना था, बट ऐसा है नहीं। किसी किसी में होता है बट वो न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके वजह से होता है। अब किसी को अगर मान लेते हैं अधिक मासिक धर्म आता है, अधिक मासिक परिश्रम करता है, पेशाब की कोई बीमारी हो या दृष्टि दोष हो, वात दैट मीन्स अर्थराइटिस हो, या सीमेन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो व्यक्ति के अंदर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से भी आधे सर का दर्द का लेना देना है। आदि कारणों से भी ये माइग्रेन जनरेट होता है, कारण हो सकता है इसका। इसमें रुक्ष आहार या अत्यशन जो आहार होते हैं वो हो सकता है। व्यायाम की जो मतलब एक्सरसाइज के वजह से कई बार फैट्यूग आता है तो ये भी एक सहायक कारण हो सकता है। मानसिक जिसको हम लोग फिजिकोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं उसके वजह से, उसके अटैक के वजह से भी व्यक्ति के अंदर माइग्रेन जनरेट होता है। संभवतः रक्त विकार या बोलना चाहिए जिसमें मास्टरबेशन, जिसको हम लोग मैथुन की अधिकता बोल सकते हैं, अपच बोल सकते हैं, कब्ज है, इसके कारण भी ये उत्पन्न होता है और इसके लिए ये उत्तरदायी कारण माना जाता है। एनेक्सिटी जिसमें हम लोग बोलना चाहिए MC साइकिल जो होता है, उस कंडीशन में अधिक एक्सरसाइज, उच्च रक्तचाप व्यक्ति को रहा हो, सेरिब्रल ट्यूमर अगर किसी को जनरेट हुआ हो, उपवास ज़्यादा रखता हो व्यक्ति, एसिड बढ़ा हो या धातु दोष हो, पेशाब की कोई बीमारी हो, कुछ ऐसे आहार जैसे ऑरेंज या चॉकलेट का जो पेप्टिसाइड्स होते जो बोलना चाहिए
प्रेसिपिटेटिंग जो होती है, उस टाइप के जो पदार्थ होते हैं उससे, उसके कारण भी ये जनरेट होता है। इसमें एक याद रखने वाली एक तथ्य है, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आक्रमण कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रहता है और रोगी को, आप ये नहीं बता सकते कि रोगी को कमजोरी लग रही है या नहीं लग रही है, वो उसको महसूस वो पल पल करता है। और कई बार देखा जाता है कि ये हेमिप्लेजिक माइग्रेन नेत्रों में स्थायी विकार लेकर के आता है, जिसको हम लोग स्कॉटोमा कहते हैं। या ये हो सकता है व्यक्ति को अगर लगातार माइग्रेन बना रहता है तो। इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं? रोग का आक्रमण अधिकतर मानसिक तनाव से चालू होता है। आक्रमण में कुछ दिनों या महीनों का अंतर रहता है। लक्षण सबसे पहले उस समय प्रकट होने लगते हैं जब वाहिनियों में, वेंस के अंदर कोई उद्विष्ट पदार्थ होता है। इसमें रोगी को सफ़ेद या रंगीन रोशनी का आभास होता है। धब्बे और कांपती हुई पिक्चर्स, रेखाएं दिखाई देती हैं, अथवा दृष्टि क्षेत्र का कोई विकार आ जाता है तब देखने को मिलता है। शरीर के आधे हिस्से में कमजोरी तथा दोनों हाथों में और प्रमुख मुख के चारों ओर, मतलब ये जो लिप्स का जो चारों ओर पार्ट है, इस जगह के चारों ओर सुन्नता महसूस होती है व्यक्ति को। वेदना आरंभ में किसी एक स्थान पर होती है, फिर आधे सर में फैल जाती है। वेदना जो होती है, जो पेन होता है, उस ओर भी हो सकती है जिस ओर की आँखें की रोशनी में विकार आता है, पर दूसरी ओर होने की संभावना होती है। यह रुक्ष एक ओर से नहीं होती, अपितु ये दोनों तरफ से होती है। और ये बायलैटरल, इसको बायलैटरल कहा जाता है। दोनों तरफ से जब हो तो उसको बायलैटरल कहते हैं। वेदना तीव्र जो होती है वो इतनी ट्रबलिंग होती है कि उसके जो प्रकार होते हैं वो व्यक्ति को समझ नहीं आते। साथ में वमन, आँखों के अंदर कोई चकाचौंध लाइट देखा हो, चेहरा फीका हो, स्वाद युक्त न हो और थकान इतनी अधिक होती हो कि रोगी को लगता हो कि निढाल होकर के अंधेरे कमरे में लेटने के लिए लेट जाए, और यही एक मजबूरी रहती है, व्यक्ति लेट जाता है। अब बात आती है कि रोग का प्रारंभ और अंत क्या होता है इस कंडीशन में। एक वीडियो और अपलोड किया था, हो गया है अपलोड। तो इस कंडीशन में देखने को मिलता है कि अधर्वेद जो भाग होता है, आधा सर का जो दर्द होता है, वो रोगियों को व्यक्तिगत और कई बार देखा गया है कि मनोग्रस्त ऑब्सेशनल होता है। रोग का आरंभ में या बाल्य कारण जो हो सकता है, ये उस कंडीशन में हुआ हो। कभी कभी देखने को मिलता है व्यक्ति के अंदर कि व्यक्ति वोमिटिंग करता है और उसको सर का दर्द, आधा माइग्रेन जो होता है, आधे सर का दर्द, वो कम हो जाता है। युवा होते होते ये लक्षण अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और दशा जो लगभग जो उम्र होती है व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु तक ये बनी रहती है, फिर स्वतः ही ये शांत भी हो जाती है। तो या तो माइग्रेन के लिए 60 साल तक का इंतज़ार कीजिए, या तो F2 का प्रयोग कर सकते हैं। F2 के अगर लगता है कि नहीं किसी स्वेलिंग के वजह से हुआ है तो वहाँ पे आप C5 का, S5 का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी इन्फेक्शन के वजह से हुआ है तो आप वहाँ पे VER2 का यूज़ कर सकते हैं। बट जो सिंगल मेडिसिन्स का होता है उसको जब तक आप द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस न पढ़ लें, तब तक अपना बुद्धि थोड़ा कम लगाइएगा। ये बुक है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस पार्ट 1। ये एक पुस्तक है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की। ये डॉक्टर शेख मंसूर जी के लिए मैंने लिखी थी। इस पुस्तक का मैंने अंतिम संस्करण छापा था
मार्च 2021 को। तो अगर किसी को लगता है कि हाँ मुझे ये पुस्तक लेनी चाहिए तो वो ले सकता है। इस पुस्तक का जो सहायता मूल्य राशि है वो 1000 रुपये है। आप 1000 रुपये में इस पुस्तक को ले सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम लोग जो आधे सर का दर्द है इसके बारे में बात कर रहे थे, इसमें कई वेरिएंट्स होते हैं, कई अलग अलग वेरिएंट्स हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि छोटा वीडियो देने में और बड़ा वीडियो देने में अंतर होता है। पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ों को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। आधार मस्तिष्क धमनी अर्धवेदक लगभग 30 वर्ष की आयु में आरंभ होता है। इसमें वेदना सर के पिछले हिस्से में अधिक होती है, दोनों आंखें प्रभावित होती हैं और टांगों में कमजोरी अधिक होती है। ठीक है। एक कंडीशन आती है जिसको हम लोग हेमिपेल्जिया माइग्रेन कहते हैं। इसका हिंदी नाम भी मैंने खोज निकाला है, अर्धघात अर्धोभेदक। खतरनाक नाम है ना। तो हेमिपेल्जिया माइग्रेन नाम लिखना आसान है हम लोग डॉक्टर्स लोगों के लिए, हिंदी में जा कर के फंस जाएगा आदमी। पेशेंट को बोलोगे तो पेशेंट पहले तो समझने की कोशिश करेगा बोल क्या रहा है, माइग्रेन सीधा बोलोगे तो समझ में आ जाएगा। यह जो हेमिपेल्जिक माइग्रेन होता है ये अर्धघात के बाद होता है और कुछ दिन तक ये बना रहता है। हिस्टामिन शीर्षागत जिसको हम लोग सेफेल्जिया कहते हैं, CEPHALGIA, वेदना का आक्रमण प्रतिदिन एक ही समय पर, जैसे प्रायः रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच होता है। इसमें कंजक्टाइवा में जो रक्त दिकाय जो होती है उसमें अधिक होने के कारण होता है ये। ठीक है। चौथा, पोस्ट ट्रोमैटिक माइग्रेन, गेंद आदि के चोट से होने वाले, जब कोई बॉल खेल रहा है या कुछ इस टाइप की जो कोई चीज़ आकर के टकरा गई आपके सर पे, तो उस कंडीशन में चक्कर आते हैं और कभी कभी व्यक्ति को उल्टी होती है। आप लोग देखे होंगे कि कई बार व्यक्ति को सर में चोट लगती है और चोट लगने के बाद डॉक्टर पूछता है कि भैया पेशेंट ने उल्टी तो नहीं किया, पानी तो नहीं पिलाए थे, यही कारण है। ठीक है। नेत्र पेशीगत अधोवेद जिसको हम लोग ऑप्लेथामोपेल्जिक माइग्रेन कहते हैं, तीव्र वेदना के साथ साथ ये पैटोसिस भी होता है और ये दौरे बाद में ठीक हो जाते हैं। इसमें एक नोट करने वाली चीज़ है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर केंद्रीय दृष्टि पटल जिसको हम लोग रेटिनल कहते हैं, रेटिनल का जो वेन होता है उसके अंदर अगर किसी प्रकार का कोई उद्वेष्ट भयंकर उपद्रव हो जाए तो वहाँ पे मनोभाव जो होते हैं उसको दबाने से माइग्रेन का दौरा पड़ने लगता है। ध्यान रखने वाली चीज़ है ना। रोग की पहचान, रोग के आक्रमण के समय प्रायः निश्चित होता है कि सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक क्रमबद्ध सिर में दर्द होना, दर्द लगातार रहता है और कभी कभी रुक रुक करके दर्द होता है। इसके पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है। रोग का परिणाम क्या है? दौरे, जो रोग के जो दौरे होते हैं वो कई दिन, सप्ताह और महीनों तक अंतराल पे पड़ते रहते हैं। इससे चिकित्सक
चिकित्सा कठिन हो जाती है और चिकित्सा से निश्चित सफलता की आशा जो है वो करना व्यर्थ हो जाता है। केवल आराम मिलता है लेकिन ठीक नहीं होता। आधे शीशे की अगर हम लोग चिकित्सा की विधि बात करें तो रोग के मूल कारण को दूर करें और उससे एनेक्सिटी जो डेवलप हुई है उससे पेशेंट को बचाएं। मल अवरोध न रहे। अगर लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन किसी को हो रही है तो उसको एस्लास दें, और अगर लग रहा है कि नहीं फिर भी कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रही है तो NH नो गैस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एस्लास के साथ H2 भी दे सकते हैं, A2 दे सकते हैं। अगर दर्द है तो F2 भी दे सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसकी उचित चिकित्सा देने की, तो मैंने चिकित्सा भी अभी बताई आप लोगों को। इसमें पथ्य और अपथ्य जो चिकित्सा होनी चाहिए, रोगी को सोडा वाटर और दूध, ठंडा दूध पिलाना चाहिए। मूंग, जौ बोलना चाहिए। फ़ोन बैटरी फुल हो गया। अच्छा, रोगी को सोडा वाटर और दूध, ठंडा दूध पिलाना चाहिए। मूंग, जौ, लाल चावल, पुराना घी, परवल, बैगन, करेला, मूली, बथुआ का साग आता है ना, क्या आता है, बथुआ का साग आता है, वो खिलाना चाहिए। दौरे के समय में व्यक्ति को अंधेरे में रखना चाहिए, ध्यान रखें। चौलाई आदि का सेवन पथ्य होता है। चाय, कॉफ़ी से पूर्णतः व्यक्ति को परहेज कराना चाहिए, क्योंकि कैफीन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक दर्द भी बढ़ेगा। माथे पर अधिक शीतल और अधिक गर्म पट्टी बांधनी चाहिए। ठंडी भी, ठंडा तो बहुत ठंडा, और गर्म है तो थोड़ा सा हॉट जिसको बर्दाश्त कर सके, ऐसा। इसमें आधे सीसी की अगर हम लोग व्यक्ति को कंप्लीट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना चाहिए तो क्या देना चाहिए? सबसे पहले व्यक्ति को कंप्लीट रेस्ट कराना चाहिए। अगर वेदना समन करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम व्यक्ति को NH नो ब्लॉकेज देते हैं। बहुत ज़्यादा होते पे NH रायोप्लास्ट देते हैं। माइग्रेन ऑफ एक ड्रॉप है उसको देते हैं। F2, A2, WE आप दे सकते हैं। और कई बार जब पेशेंट बताता है कि मुझे उल्टी जैसा लग रहा है या नोज़िया फीलिंग हो रही है तो वहाँ पे हम S11 देते हैं। साथ ही साथ में अगर लग रहा है कि नहीं व्यक्ति को सर पे लगाने के लिए कुछ देना चाहिए तो हम NH माइग्रेन कॉम्प्रेस देते हैं, और ये व्यक्ति का जो माइग्रेन होता है उसमें कमी लाता है। और एक समय के बाद माइग्रेन की जो दवा होती है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, उसको भी बंद करना होता है, या आप अगर 38 रेमेडी से कोई कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं तो उसको बंद करना होता है, और पूर्ण रूप से व्यक्ति स्वस्थ हो चुका रहता है। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्पेसिफिक साइंस की महिमा है। महिमा इसलिए कहूँगा क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में आज वर्क करते लगभग मुझे 20 साल हो गए। इस 20 साल में काफ़ी कुछ किया है मैंने, बट ये मेरे अकेले का काम नहीं है, मेरी पूरी टीम है। यूँ तो सभी लोग अपने अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। हालांकि नारायण हर्बल स्पेसिफिक के द्वारा जो प्रोडक्ट्स अब मिलेंगे आपको, उस पर आपको, जैसे हम लोग कई बार देखे होंगे आप लोग, कोई डिजीज़ ठीक नहीं होता किसी एलोपैथी वाले से या आयुर्वेद वाले से, तो वो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कल्चर टेस्ट कराता है। तो इसमें निकल के आता है कि व्यक्ति को ग्राम नेगेटिव है डिजीज़ या ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम स्टेन है, लैक्टोबैक्लिक है, बैक्लिक है, और भी कई तथ्य ऐसे निकल के आते हैं जिसको जानते तो सभी हैं, बट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अभी तक किसी ने इस वे पे काम नहीं किया, और उस वे पे अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नारायण हर्बल के प्रोडक्ट्स उसी रिगार्डिंग आने जा रहे हैं। तो अब आपको देना भी आसान होगा, समझ भी होगी, और अगर आपने किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग कोई टेस्ट कराया है और आपको अगर लगता है कि वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट चलाना चाहिए तो किस वे में चलाना चाहिए, तो आप
टेस्ट कराने के बाद उसके एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के आधार पे जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस, जो भी फंगस या जो भी प्रोटोजोआ आपको देखने को मिला है, उसी के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उसको देने से डिजीज़ मूल रूप से न्यूट्रल हो जाएगा। ब्लड और लिम्फ का बैलेंस जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना मैं समझता हूँ पर्याप्त है, इसको विराम देते हैं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।